जय हिंद। बहुत दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी। अब उम्मीद है कि होते रहेंगे क्लास और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। और आपके तरफ से बहुत सारा डिमांड था कि सर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, अब अपलोड तो कर दीजिए, है ना। चलिए, कम से कम इन लोगों का यह प्यार देख करके लगता है कि चलो बच्चे इंतज़ार करते हैं हमारे वीडियो का। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन बच्चों के बीच हमारा प्यार बना हुआ है और बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास को पूरी करते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, तमाम विद्यार्थियों कहते हैं कि जो पढ़ाया गया है ना, उसे आप जरूर रिवाइज कीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि बिल्कुल आसान तरीक़ों से हम सफल हो जाएं, तो आसान करके आसानी से कभी कोई सफल आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि जो संघर्ष का पायदान को पकड़ा वही आगे बढ़ा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वह कभी चर्चित नहीं हुआ। एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक गांव में 100 घर थे और उन गांव में बिजली नहीं थी। उन्हें अंधेरों में रहने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि उन्हें अंधेरे में चलना, अंधेरे में कुछ काम करना उनका एक फितरत सी बन गया था। तो अपने जब वह अंधेरे में रहते थे तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो अंधेरे में रहते हैं, उन्हें तकलीफ है क्या है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन उस गांव में से एक आदमी ने घर से बाहर निकला और बाजार की ओर गया और बाजार से दिए लाए और दिए ला करके उसने शाम में जलाया। और जैसे ही जलाया तो शाम ढलती गई और रात होते गया, तो वह दिया का प्रकाश ना पूरे गाँव में फैलने लगा। तो जो लोग उसे देखा कि सभी जगह अंधेरे हैं और वहाँ पे प्रकाश है, तो लोगों ने देखा कि अरे उसके पास प्रकाश कैसे हो गया। तो वह 99 लोग, वह 99 घर, उस एक घर की बराबरी करने के 2 रास्ते हैं। या तो फिर वो व्यक्ति बाजार जाए, दिए लाए और अपने घर में जलाए और फिर अपने घर में प्रकाश को फैलाए। लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा कि नहीं, इससे तो आसान है किसी के दिए को क्या करना, बुझा देना। क्योंकि 2 रास्ते हैं और कोई भी आदमी अपना घर को प्रकाश करने से ज़्यादा उसे आसान लगता है दूसरे के घर के प्रकाश को क्या कर देना, बंद कर देना, बुता देना, यानी उसके प्रकाश को फैलने नहीं देना। यानी साफ साफ बात यही है कि लोग जब सक्सेसफुल होते हैं ना, तो उसे सक्सेस भी नहीं होने देते हैं और खुद भी सक्सेस नहीं होते हैं। यही आज दुनिया की रीत है और लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए जो आपके टांग को खींचते हैं। क्योंकि आपको पता होगा और बहुत बार हमने बताया था कि जब जब तेरा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जी बिल्कुल, इस बात को हम लोग गौर करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत के साथ लगे रहना चाहिए, ताकि हमें आसानी से मंजिल प्राप्त हो कम मेहनत में। ज़्यादा मेहनत करने वाले अमीर नहीं होते, क्योंकि अगर ज़्यादा मेहनत करने वाले अमीर होते तो आज बोरा ढोने वाला सबसे अमीर होता। तो अमीर या सक्सेस होने के लिए ना केवल 2 बातों का ध्यान होना चाहिए कि मेहनत तो करें लेकिन सही दिशा में। जब तक आप सही दिशा में मेहनत नहीं कीजिएगा, कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को हम कहते हैं अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ 10th क्लास का जो एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं ना, पूरी ताकत झोंक दीजिए और एक अच्छा मुकाम, अच्छा नंबर ला करके अपने समाज, अपने गाँव, अपने मोहल्ले, अपने माता पिता, अपने गुरु का नाम रोशन करके दिखा दीजिए कि आप में भी क्षमता था, आप में भी ताकत थी और आपने भी कुछ करके दिखा दिया। ठीक है, तो मैं आपके साथ बना रहूँगा। लोगों को मैं समझाता हूँ, एक एनर्जी ज़रूरी है। पढ़ाई करने से पहले आपके अंदर वह जज्बा, जुनून होना चाहिए। लोगों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए, जो आपको निगेटिव बातों से दर्शन कराते हैं, निगेटिव बात आपको सुनाते हैं। वैसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें अंगुली पकड़ के चलना सिखाएंगे और बहुत सारे लोग पैर खींचते हैं क्योंकि वो आगे ना बढ़ सके, है ना। तो अंगुली खींचने वाले, अंगुली पकड़ के लेके चलने वाले के साथ रहिए और पैर पकड़ करके जो खींचता है आपको, उनके साथ बिल्कुल भी ना रहें। आपको लगता होगा आपके साथ रह के आपके विश्वासघात करते हैं, वैसे लोगों के साथ बिल्कुल ना रहें और अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य पे पूरा फोकस कीजिए और पढ़ने का आनंद लीजिए। आइए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। बहुत सारे लेक्चर को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कैसे क्या होता है ज़िंदगी, आपको नहीं समझ में आएगी अभी। 10th वाले एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी बाद में किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ को कर लेना, अभी 10th में अच्छा नंबर ला करके एक बार दिखा दो, ठीक है ना। चलिए, आज के हम हाइट एंड डिस्टेंस वाले एपिसोड में बिल्कुल टाइप 2 को देखेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा और बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को, टाइप 2 में कैसे हम सवाल को बनाते हैं। पहले सवाल को देखेंगे और समझेंगे। फिगर के साथ मैं पूरे थ्योरी को बोलूँगा, कैसे क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल कहता है, भूमि के एक बिंदु P से
एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये क्या है नहीं है बातें समझ में आपको सारी बातें चलाएगी। देखिए क्वेश्चंस मैंने क्या बोला कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि है और भूमि के एक बिंदु P से, तो मैंने कहा कि एक भूमि हो गया, ये जमीन हो गया, और ये बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन है। तो पहले फिगर बनाना सीखिए कि ये 10 मीटर ऊंचा भवन है। तो थ्योरी क्लास में मैंने आपको बताया था, मीनार हो, भवन हो, चाहे भी कोई भी वस्तु हो, उसे आप लंबवत मानेंगे। तो ये माना कि मैं 10 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। फिगर ओके होना चाहिए, अगर फिगर आपका सही बनेगा तभी आपसे सवाल बन पाएंगे सही। कहता है कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इसका अगर हम उन्नयन कोण की बात करें तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए फिगर बन गया। आगे देखिए, कहता है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है, इसके ऊपर में एक क्या है, ध्वज को लहराया गया है। याद रखिएगा, एक ध्वज को लहराया गया है। हालांकि ध्वज से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही है, ध्वज रहे या ना रहे काम चलेगा आपका। आगे ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्वज को लहराया गया है। कहता है बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसी बिंदु से यहां इस P के शिखर का उन्नयन कोण, तो देखिएगा इस शिखर का उन्नयन कोण ये बोला है 45 डिग्री है। तो टोटल आपका हो गया 45 डिग्री। बड़ा वाला के लिए, बड़े वाले के लिए हो गया 45, जबकि छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये हमारा ध्वज है, ये हमारा ध्वज है। और फिर कहता है कि बताइए ध्वजदंड की लंबाई क्या है, अर्थात ये झंडा है जो कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, इसकी लंबाई क्या है। आपको सबसे पहले आपको फिगर बनाने के बाद आप अपने मन से इसका नामकरण करेंगे, इसका नाम देंगे कि इसका नाम क्या होगा, इस बात का ख्याल रखिए। तो मैं मान लेता हूं कि माना कि AB ध्वजदंड है, BC भवन है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या चीना कि बिंदु P से भवन कितना दूर पर है और ध्वज की लंबाई कितना है। तो हम जानते हैं कि भवन है तो भवन यहां से लेके यहां तक ऊंचा है, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ध्वज कितना ऊंचा है, ठीक है, यही आपको निकालना है। तो मान मत लीजिएगा कि ध्वज की लंबाई क्या होगी, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि किस त्रिभुज में चलें, कैसे माने, परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर अपने शब्दों में दें, और कैसे दीजिएगा इस बात को ध्यान दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कि सबसे पहला काम जो दिया गया मान है ना, उसमें आपको मैं एक कंटेंट बताता हूं, एक जानकारी देता हूं, ध्यान दीजिएगा। लगभग 90% सवाल में आप पहले छोटे वाले त्रिभुज में चलिएगा और बाद में बड़े वाले त्रिभुज में चलिएगा, क्योंकि इसमें 2 त्रिभुज आपको मिल रहा है समकोण का, इसलिए इस बात का ख्याल रखेंगे। लगभग 90% सवाल में टाइप 2 कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक बोलने का बातें हैं। मैंने टाइप फर्स्ट में बहुत सारा मेहनत की आप लोगों के लिए कि कौन सा लंब होता है, कौन सा कर्ण होता है, कौन सा आधार होता है, किस थीटा से कौन सा भुजा होता है, सारी बातें बताया था मैंने। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे BCP में, तो BCP में चलेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले जो मानना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे माना कि AB ध्वजदंड है एवं BC भवन है, BC भवन है जो 10 मीटर ऊंचा है, जो 10 मीटर क्या होगा, ऊंचा है। क्लियर। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि बिंदु P से भवन का शिखर का उन्नयन कोण और ध्वज का उन्नयन कोण क्रमशः दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि बिंदु P से भवन एवं ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, तो 30 डिग्री एवं
45 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री बम 45 डिग्री है। हाँ, 30 डिग्री बम 45 डिग्री है। क्लियर है? अब आपको जो मर्जी था वो आपने लिखा, ये सब अपने मन से लिखना होता है, इस बात का ध्यान दीजिए। नहीं कि मैं जो लिखवाया उसी से आप रट के लिख देंगे, तो ये गलत है। आप अपने इच्छा अनुसार लिखिए, ताकि जांचने वाला कॉपी को लगे कि हाँ बच्चा के अंदर अपनी एबिलिटी है, ऐसा नहीं कि कुछ किताबी भाषा में रट के लिखा है। देखिए, अब चलेंगे आप BCP में, यानी चलिएगा त्रिभुज BCP में और BCP में अगर आप देखेंगे तो समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात, इसमें हमें BP से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना ये ऊंचाई है ना ये आधार है, क्योंकि वो लंब ऊंचाई से मतलब है, क्योंकि जब जरूरत पड़ता तो BP में चलते। बताइएगा, छोटा वाला त्रिभुज में लंब मालूम है, आधार निकालना है कौन थीटा, पढ़े होंगे ना कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब पता हो, आधार निकालना हो तो tan थीटा लगाते हैं ना, बिल्कुल लगाएंगे tan। तो लिखेंगे tan, कितना डिग्री छोटा वाला में है 30, तो लिखेंगे 30। ठीक है, और tan थीटा होता है P/B, यानी BC/PC। ये सारी बातें हम टाइप फर्स्ट में किए थे और आज उसी का उपयोग टाइप सेकंड में किया जा रहा है। tan 30 का मान 1/√3 BC का मान क्या है 10, तो लिख देंगे 10। और PC का मान पता नहीं तो PC लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PC का मान हो जाएगा 10√3। क्लियर है ना? अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये आपको PC का मान तो पता हो गया ना, तो PC का मान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, चेक करेंगे। तो अब मैंने बोला कि पहले एक बार छोटा वाला में चलेंगे और एक बार बड़ा वाला में चलेंगे। तो छोटा वाला त्रिभुज में मैंने चला तो मुझे PC का मान निकल गया। आगे चलिए, अब पुनः चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में ACP में। लगभग मैंने बताया कि लगभग 90% ऐसे होंगे, पहले छोटा वाला में चलेंगे फिर बड़ा वाला में चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें पहले बड़ा वाला में चलेंगे बाद में छोटा वाला में चलेंगे, ये फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर ना? चलिए, अगर मान लिया जाए कि मैं पहले बड़ा वाला में चलूं और बाद में छोटा वाला में चलूं तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ये भी बात बिल्कुल 100% सत्य है। ठीक है ना? इस बात को लेकर थोड़ा सा सुविधा और अच्छा भी लगता है बनाने में। तो बड़ा वाला में चलेंगे, लिखेंगे पुनः, लिखिएगा पुनः, हाँ लिखेंगे पुनः ACP में त्रिभुज ACP में। अब त्रिभुज ACP में क्या देखिएगा, तो लगाएंगे tan, और tan हो जाएगा कितना डिग्री 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा हमारा। अब आप क्या करोगे, बड़ा वाला त्रिभुज में चल रहे हैं ना, तो लंब और आधार से मतलब है, तो लंब हमारा हो जाएगा AC/PC, तो लिख देंगे AC/PC। tan 45 के मान 1 होता है। AC में 2 भाग, ध्यान दीजिएगा, AC में 2 भाग है, AC में 2 टुकड़े हैं, AB+BC, तो यहां लिखेंगे हम AB+BC और PC तो PC ही है, इसे रह दीजिए PC, क्या दिक्कत है, कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा AB+BC = PC। ठीक है, AB का मान डालेंगे तो AB का मान पता नहीं है मुझे, प्लस BC, और BC का मान देखेंगे तो 10, BC का मान 10 मालूम है, और PC का मान अभी निकाले हैं 10√3, तो लिख देंगे 10√3। ठीक है ना? तो लिखेंगे AB बराबर प्लस में तो माइनस में, तो हो जाएगा 10√3 प्लस में तो माइनस में 10, तो AB बराबर 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस में 1। AB बराबर, अगर आप प्रश्न में देखे होंगे तो शायद प्रश्न में दिया हुआ था कि √3 बराबर 1.732 लेना है ना? ये आपके मतलब क्वेश्चंस में दिया रहेगा या दिया हुआ रहेगा, तब ऐसा करेंगे, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएंगे। क्लियर ना? तो यहाँ लिखेंगे 10 गुना √3 का मान होता है 1.732 - 1। अब यहाँ पे कहिएगा AB बराबर, यहाँ पर 10 गुना 1 घट जाएगा तो आएगा 0.732, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 7320 अंक के बाद, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा AB बराबर 7.32। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ध्वजदंड की लंबाई। लेकिन आपको क्या क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि PC की दूरी ज्ञात करें, है ना, भवन से उस बिंदु की दूरी भी ज्ञात करें, तो खैर कोई बात नहीं, लिखेंगे अतः ध्वजदंड की लंबाई AB बराबर हमारा हो जाएगा 7.32 मीटर है, तो मीटर में आंसर हो जाएगा। और बिंदु P से C की दूरी, है ना, यानी बिंदु P से C की दूरी, यानी बिंदु P से C की दूरी PC बराबर, हम तो PC बराबर क्या निकाले 10√3 ना, तो लिखेंगे 10√3 मीटर।
चलिए 10 और √3 का मान 1.732, यानी करेंगे 17, 3 2 और एक 0 बैठाएंगे 0.3 अंक के बाद, यानी ये भवन से कितना दूरी पर रहेगा, तो 17.320 मीटर पर दूरी पर रहेगा। 0 देना कोई जरूरी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे सवाल को आप बिल्कुल आसान तरीकों से बना पाएंगे। बिल्कुल सरल भाषा में मैं बताया कि पहले छोटा वाला में चलना फिर बड़ा वाला में चलना। ये ऐसे वाले फिगर बार बार एग्जाम्पल में आते हैं और ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, जबकि कभी कभी पेडेस्टल रहेगा, कभी कभी इस पे मीनार होंगे, कभी कभी भवन होगा, कुछ भी हो सकता है, आपसे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, आई होप आप बातों को समझे होंगे। जल्दी से पहले इसे स्क्रीनशॉट कर लें और फिर मैं अगले सवाल को बताऊंगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए दूसरे सवाल को और इसी टाइप पे लिए हैं ताकि बच्चों को समझ में अच्छे तरीके से आए, है ना। और वीडियो के अंत तक बने रहें, और भी बेहतरीन चीज़ों को मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं बल्कि कंटेंट देता हूं ताकि क्वेश्चंस हर प्रकार के आपसे बन सकें। क्लियर? तो पढ़ते हैं अगले सवाल को और ध्यान दीजिएगा। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, एक पेडेस्टल है जहां पे देखते होंगे किसी पे एक पत्थर का बनाया जाता है, उसके बाद ऊपर में मूर्ति रखी जाती है, उसे पेडेस्टल कहा जाता है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहला है कि फिगर को पढ़ करके अगर आपको प्रश्न बनाने आ रहा है तो उम्मीद करता हूं नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपसे तेज कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिगर को पढ़ करके सवाल को बना लेना और फिगर बना देना, फिगर बना देने का मतलब ही 60% आपने काम कर चुका है। और जिसका फिगर गलत बन जाए समझिए कि वो अब क्या करेगा। तो आइए मेरे साथ समझिएगा। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडेस्टल पर जाने की जमीन है और इस भूमि पर एक पेडेस्टल है। ध्यान दीजिएगा, ये एक पेडेस्टल है। ऐसा मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ। ये पेडेस्टल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मोटा है पतला है। और इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर में 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति है, ये मूर्ति है। ठीक है, ये क्या है? मूर्ति है। तो अब समझिएगा ध्यान से कि भूमि के किसी बिंदु से बात कर रहा है। ये हो गया हमारा पेडेस्टल, पेडेस्टल हो गया। ये हो गया हमारा मूर्ति। ठीक है, तो माना कि AB मूर्ति है और BC पेडेस्टल है। तो क्या क्या बोला है भाई? तो मूर्ति की लंबाई अभी दे दिया है। देखिए भाई, उस टाइम झंडा का गायब था, इस बार मूर्ति की लंबाई आपको मालूम है 1.6 मीटर। पेडेस्टल की ऊंचाई कुछ पता नहीं है मुझे, लेकिन क्या कह रहा है ध्यान से जरा सुनने की बात है। कहता है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, या मूर्ति का शिखर ये होता है, यहां से मूर्ति का शिखर ये होता है। तो ये शिखर की बात किया है और शिखर 60 डिग्री का है। शिखर कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। बड़ा सा है तो पूरा ना हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्या कहा है? और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसी बिंदु से इस पेडेस्टल के माथे का उन्नयन कोण दिया हुआ है, यानी कि यहां से गया यहाँ पे, तो इसका मान का कितना है? 45 डिग्री। मतलब छोटा वाला मान 45 डिग्री कहा गया है। बातें समझ में आई? छोटा वाला त्रिभुज में 45 डिग्री हो गया और बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री हो गया। फिर तो वही वाला बात बना है। क्या दिक्कत है कि ऊपर वाला मान अभी पता नहीं था, अभी नीचे वाला मान पता हो। ऊपर वाला मान पता नहीं था, अभी ऊपर वाला मान पता है और नीचे वाला मान पता नहीं है। क्या करोगे आप? तो बस आपका काम क्या करना है, आपको बस करना है एक बार छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। इतना तो सरल भाषा में आपको समझना है। क्या लिखिएगा? माना कि, तो आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा है। तो बोलेंगे माना कि AB मूर्ति है। AB क्या है? मूर्ति है जो 1.6 मीटर ऊंचा है ना, एवं BC पेडेस्टल है। BC पेडेस्टल है। लिखेंगे भूमि के एक बिंदु D से, भूमि के एक बिंदु D से मूर्ति एवं
पेडस्टल के शिखर, क्यों? क्योंकि दोनों के शिखर के बारे में बात किया गया है कि शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः, पहले मूर्ति के बारे में बोला तो मूर्ति 60 एवं पेडस्टल 45 डिग्री है। मतलब उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री और 45 डिग्री है। बस सिंपल सी बात। चलिए क्या निकालना था आपको? पेडस्टल की ऊंचाई ना, तो ये लिख सकते हैं आप कि पेडस्टल की ऊंचाई ए बी सी बराबर भाट, ये आप लिख भी सकते हैं या ज्ञात करें। चलिए बी सी डी में चलेंगे, छोटा वाला त्रिभुज में चलिएगा। बी सी डी में तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, और बी सी डी में क्या देखिएगा आप? तो बी सी डी में देखिए तो ध्यान से कि ये ना लंब मालूम है ना आधार मालूम है। मैंने एक बात आपको बतलाया था एक बार, याद होगा टाइप फर्स्ट में, कि किसी भी त्रिभुज में चलेंगे ना तो कम से कम एक भुजा मालूम होगा। बताइए इसमें एक भी मान मालूम नहीं है, फिर भी मान मालूम हो या ना हो लेकिन एक रिलेशन तो बनेगा। अरे भुजाएं समानुपाती करेंगे तो एक रिलेशन तो आएगा। टैन टैन और साइन कॉस करेंगे तो एक रिलेशन, एक संबंध तो बनेगा। तो ध्यान दीजिए, तो आधार और लंब में एक संबंध बनाइएगा टैन थीटा से, तो 45 डिग्री लगाएंगे। टैन 45 डिग्री, टैन कितना डिग्री? 45 डिग्री। हम जानते हैं टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, BC बटा DC, BC बटा DC। तो लिखेंगे यहाँ पे BC बटा DC। टैन 45 का मान 1 हो जाएगा और BC का मान नहीं पता और DC का मान भी नहीं पता, लेकिन एक रिलेशन मुझे पता हो गया कि BC बराबर DC। बताइए सही है ना? जितना आएगा BC उतना ही होगा DC, क्योंकि BC बराबर DC मैंने लाया प्रूफ करके। तो उम्मीद करता हूं एक संबंध जरूर बन गया। एक मान मालूम था या नहीं था, लेकिन एक संबंध क्या हो गया? पता हो गया। अब जल्दी से बोल देंगे, बड़ा वाला में चलेंगे ACD में त्रिभुज चलेंगे, पुनः ACD में चलिएगा आप बाबू। ACD में, तो ACD में अगर आप चलेंगे तो मिलेगा क्या आपको? तो ACD में अगर आप चलिएगा तो मिलेगा लंब और आधार चलेंगे तो टैन लगेगा ही, बिल्कुल 60 डिग्री लगेगा। कहेगा कि कैसे आपको पता हो जाता है कि टैन लगेगा, हमें तो यही तो नहीं पता चलता है। तो बोलिए ना कि क्या इसके दूरी के बारे में कुछ चर्चा किया है? नहीं ना। ये मूर्ति दिया हुआ है, पेडस्टल निकालना, लंब से मतलब है, आधार से मतलब है, क्योंकि दो भुजा से मतलब जब तक नहीं होगा तब तक कहाँ से मान निकाल सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए कर्ण से यहाँ तो दूर दूर का कोई नाता नहीं है, इसलिए साइन कॉस नहीं लगा करके बार बार मैं टैन लगा रहा हूँ। क्लियर ना? तो लगेगा टैन, तो टैन में हो जाएगा AC बटा CD, AC बटा DC भी बोल सकते हो, AC बटा DC। और टैन 60 का मान हम लोग पढ़े हैं √3 होता है। ओके, और AC में दो भाग हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए AB प्लस BC और DC का मतलब ध्यान दीजिएगा ना, अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो DC का मतलब कुछ लिखा हुआ है इसमें, है ना? क्योंकि हमें DC का मान निकालना नहीं है। मेरी बात को फिर समझो, मुझे DC का मान नहीं बल्कि BC का मान निकालना है। तो क्या DC को हटा के BC लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो हम बोलेंगे क्योंकि DC बराबर BC है तो DC को हटा के BC कह सकते हैं, इस DC को ना BC कह सकते हैं। लेकिन चलिए आपके लिए मैं एक लाइन नहीं लिखता हूं, इसे छोड़ता हूं अभी भर। चलिए कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आ जाएगा AB प्लस BC बराबर √3 DC। ठीक है, चलिए यहां देखिएगा AB बराबर, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? नहीं, AB नहीं निकालना है। चलिए यहां देखिएगा AB का मान देखिए 1.6, तो यहां लिख देंगे 1.6 प्लस BC मुझे निकालना है तो इसको BC को रखेंगे। क्लियर? और यहां पर ध्यान दीजिए √3 तो √3, यहां देखिएगा CD आ गया है। अरे बाबू हमको CD तो निकालना ही नहीं है, तो क्या CD के जगह पर हम BC लिख सकते हैं? तो आपने कहा बिल्कुल BC लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब बोलेंगे हम कि BC, यहां पर हर चीजों को समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे पहले इसको लिखिए चाहे पहले उसको लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा 1.6 को रहने दीजिए, √3 BC है ना। चलिए प्लस में BC तो माइनस में BC को कर दीजिए उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.6 यहाँ पर √3 ले लेंगे, BC ले लेंगे कॉमन, तो BC कॉमन लीजिएगा तो √3 - 1 आएगा। और अगर थोड़ा सा जानते हैं, अगर आपको जानकारी है तो ये गुना में भाग में आ सकता है, तो ये हो जाएगा 1.6 बटा √3 - 1 और बराबर BC। अब यहाँ से BC का तो मान आ गया। अब इसे जितना जल्दी आप सोल्व कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि हर का परिमेयकरण आप कर सकते हैं, चूंकि BC बराबर 1.6 बाई √3 - 1 गुना √3 + 1 बटा
√3+1। रेशनलाइज आता है करने, हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको जरूरी है ये सब चीज़ें को जानना। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने सब पहले से ही बताने का प्रयास किया, आप सीखिए कैसे होता है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा BC बराबर, देखिए ये को गुना मत करो, सिर्फ लिख दो 1.6 इंटू √3+1। और नीचे अगर आप पढ़े होंगे तो इतना जरूर जानते होंगे, 10th क्लास में आ गए हो तो सिर्फ इतना भी नहीं जानते हैं, एक बार जोड़ा गया है एक बार घटाया गया है, A+B इंटू A-B, मतलब पहला का स्क्वायर, मतलब पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरा का स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है A+B इंटू A-B। तो मेरा आंसर हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3+1 बटा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा और एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो BC बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3+1 बटा 2। तो BC बराबर हमारा हो जाएगा, 2 से काटेंगे 0.8 बार में कटेगा, 8 दूना 16 होता है ना, तो 0.8 इंटू √3+1 इज द राइट आंसर। यही हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं कि अतः पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर 0.8 √3+1 मीटर, आप बोल सकते हैं। क्लियर है? ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको ये सब भी नहीं समझ में आएगा तो कैसे पढ़िएगा। अगर यानी कि टाइप फर्स्ट आपका कंप्लीट नहीं है इसलिए तो दिक्कत हो रहा है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान शब्दों में बताया मैंने और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ भी है ना, इसलिए एग्जाम में कैसे पूछ रहा है उससे मतलब नहीं, आपको दिमाग में आ गया अरे एक बार छोटा वाला में चलना है एक बार बड़ा वाला में चलना है। हमको DC नहीं लेना था इसलिए DC जहाँ था उसको क्या कर दिए सर, BC कर दिए। अगर मान लिया BC निकालना नहीं होता DC निकालना होता तो BC को हटा देते और DC लिख देते। मतलब ये रटना नहीं है, ये आपको देखना है कि मुझे क्या निकालना है, क्या मुझे करना है। क्लियर? एक सवाल और लेता हूँ फिर और देखेंगे और मजा आएगा, जल्दी से पहले आप इसे नोट कर लें। देखिए तीसरे सवाल को बिल्कुल आसान तरीकों से, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया हूं मैं और ताकि ज्यादा मजा आए, है ना। देखिएगा, कहता भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला है आपको समझ में भी नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ के तोड़ तोड़ के फिगर बनाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या कहा गया है। कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। देखिए तो कहता है ये एक भूमि है और कहता है कि भूमि के इसी एक बिंदु से, चलिए ये बिंदु मान लिया, और 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि ये भवन हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, भवन हो गया, ये हमारा भवन हो गया जो 20 मीटर ऊंचा है। यहां से लेके यहां तक मेरा भवन हो गया। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक मेरा क्या हो गया, भवन हो गया जो 20 मीटर ऊंचा है। और इसी भवन पे ना, इसी भवन पे एक संचार मीनार लगा हुआ है, इसी भवन पे एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक ना। अब क्या कहता ना कि भूमि के एक बिंदु से, ध्यान सुनिएगा, एक बिंदु ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, मतलब किसका तल और किसके शिखर, तो संचार मीनार का शिखर और संचार मीनार के तल के बात कर रहा है। ठीक है ना, फिर से सुनिएगा, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, तल बोला तो ये वाला तल 45 डिग्री एवं संचार मीनार का शिखर 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री है। तो कहता मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहु आप फिर से समझ लीजिए कि मैंने कहा कि यहां से मैं पहले संचार मीनार के जड़ को देखा और फिर मैं इसके शिखर को देखा, तो जड़ को देखा तो 45 डिग्री से और उसके शिखर को देखा तो 60 डिग्री से देखा। क्लियर है? अब मान लीजिए कि माना कि AB संचार मीनार है, BC भवन है और D बिंदु से देख रहे हैं, जैसे इच्छा हो वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा अपना अंदाज में जरा लिखने का प्रयास करोगे, कैसे लिखेंगे तो बोलेगा माना कि AB संचार मीनार है, संचार मीनार है, माना कि AB क्या है, संचार मीनार है, एवं BC भवन है, BC भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है,
जो 20 मीटर क्या है, ऊंचा है। क्लियर, जो 20 मीटर ऊंचा है। और भी दिया हुआ है बिंदु डी से मीनार के तल एवं शिखर का उन्नयन कोण कितना कितना है, तो बोलेंगे 45 डिग्री और 60 डिग्री है ना। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई, निकालना है संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर भाट। आप देख रहे होंगे बार बार, कभी झंडा रहता है, कभी संचार मीनार रहता है, कभी केबल टावर रहेगा, कभी टीवी टावर रहेगा, कभी कुछ भी रहेगा, कभी पेडेस्टल होगा, कभी मूर्ति होगा, कुछ भी हो, लॉजिक एक ही है। चाहे वो कैसा भी फिगर हो, आप बनाइएगा नाम से, देखिएगा हर सवाल बिल्कुल इतने अंदाज में, इतने अच्छे तरीके से बताएंगे कि कुछ समझ में नहीं आए। आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है कि हम तो इतना आसान शब्दों में सीख गया। हाइट एंड डिस्टेंस आपको बोरिंग फील होता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें आप एक बार जान लेंगे तो आपको कभी बोर नहीं लगेगा। हाँ, बशर्ते आप टाइप फर्स्ट पढ़े हुए हो या मेरा थ्योरी वाला क्लास जरूर देखे हुए हो। चलिए, तो सबसे पहले चलेंगे, आप ही बोलिए, आप खुद बोलो, अपने मन से बोलो, दिल से बोलो, किस में चलेंगे आप। तो आपने कहा कि चलेंगे पहले BCD में। चलिए बहुत बढ़िया, तो लिखेंगे BCD में। चलिए, tan लगेगा कि साइन लगेगा, कॉस लगेगा, तो आपने कहा कि बिल्कुल मुझे लंब मालूम, आधार निकालना, tan लगेगा। tan छोटा वाला में 45 डिग्री है, tan बोलेंगे BC बटा CD। अरे लंब बटा आधार, तो BC बटा BC या CD जो बोलिए। 45 का मान 1, BC का मान 20, CD का मान निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए CD का मान 20 हो जाएगा। अर्थात पता चल गया कि ये 20 तो ये भी 20। और मैं आपको आज बता देता हूं कि जिस त्रिभुज में 45 डिग्री लगा हो उसका लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं, जबकि इससे पहले वाला में बराबर हुआ था ना, जैसे मैंने BC बराबर CD किया था। भले मान नहीं दिया हुआ रहे, बात अलग है, लेकिन अभी मान दिया हुआ 20 तो ये भी क्या हो गया, 20। ये याद रखना, काम आएगा टाइप 3 में। याद रखिएगा, जिस त्रिभुज में 45 डिग्री हो उसका लंब और आधार आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए अगर लंब 20 है तो आधार भी क्या होगा, 20 हो जाएगा। पुनः चलिए, आप खुद बोलोगे पुनः किस त्रिभुज में चलेंगे हम लोग, तो त्रिभुज ACD में चलेंगे। त्रिभुज ACD में चलिएगा, ACD में बड़े वाले त्रिभुज में चलिएगा। तो कैसे होगा, तो वही लगाएंगे tan 60 डिग्री। अब आप बोलोगे सब हमेशा tan ही लगेगा, अरे बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान से देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें साइन कॉस tan कुछ भी लग सकता है, सिर्फ आपको सीखना है अभी यहाँ पे। हाँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा tan ही लगता है। तो बोलोगे AC बटा क्या बोलोगे, CD, AC बटा CD बोलोगे, लंब बटा आधार AC बटा CD। tan 60 का मान हो जाएगा √3 और यहां हो जाएगा AC में फिर बोलोगे दो भाग, AB प्लस BC, और CD है तो CD रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो यहां हो जाएगा √3 CD और यहां क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा AB प्लस BC। आप इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, लेकिन देखिए हम आपको ट्रिक देता हूं एक। मुझे AB का मान निकालना है, तो पहले AB को आगे रख लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो AB प्लस कर देते हैं, AB प्लस BC कर देते हैं, और इधर कर देते हैं √3 CD कर देता हूं। क्लियर, AB का मान पता नहीं तो AB रख देता हूं, BC का मान 20 मालूम है मुझे तो 20 लिख दिया, क्या दिक्कत है। BC का मान मुझे 20 मालूम है और √3 अगुना CD का मान देखिए ध्यान से, नहीं पता है ना, अरे CD का मान नहीं पता है, लेकिन जल्दी से बताइए क्या हम CD को लिख सकते हैं 20, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था CD बराबर क्या चीज, CD बराबर BC पढ़े थे, तो जितना BC होगा उतना ही CD होगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा ये 20 √3, प्लस में तो माइनस में ये 20 हो जाएगा, तो AB बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1। आपका यही आंसर हो जाएगा, और AB का मतलब मूर्ति हो गया। इसे ज्यादा हल कीजिएगा तो आप कर सकते हैं बैठ करके। लो हल कर देता हूँ, चलिए हल कर देता हूँ। 20 √3 का मान 1.732 - 1, तो AB बराबर आपका हो जाएगा 20 गुना घट के आएगा 0.0732, और यहाँ पर गुना करेंगे तो आपका AB का मान जो आएगा ना, वो गुना करिएगा 2 दूना 4, पहले तो 0 बैठ जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 0.3 अंक के बाद यानी आ जाएगा आपका AB का मान आ जाएगा 14.64। क्लियर, मीटर है तो मीटर। अतः संचार मीनार की ऊंचाई AB बराबर 14.64 मीटर, द राइट आंसर।
उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल को बिल्कुल आसान तरीकों से बनाए होंगे और ज़्यादा वीडियो को लंबा ना किया जाए, इसीलिए आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, ताकि आपको सीखने से मतलब है और हमने जो कंटेंट आपको बताया शायद आप इसे आसानी से सीख गए होंगे। क्लियर है ना? एक आध सवाल अगर आपको देता हूं मैं समय बनाने के लिए, अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो अपना प्रैक्टिस है ना वो जारी रखें। बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो के अंत तक बने, लेकिन ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हैं तो उन विद्यार्थियों को कहते हैं टाइप फर्स्ट से जो मैं वीडियो पार्ट बन लाया हूँ उससे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। आई होप आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।